गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के ऑनलाइन क्लास में हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक टॉपिक फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया, इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इसके पहले के टॉपिक में हम लोगों ने द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन यानी क्रांति की शुरुआत को हम लोगों ने जाना था, उसे समझने की कोशिश करी थी। इसमें आप लोगों ने देखा था स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें लुइस 16 जो वहाँ का मोनार्क था उसका मानना था और इस बात को लेकर के वो पूरी तरह से आश्वस्त था कि हम जब वोटिंग कराएंगे तो उसमें वन स्टेट वन वोट की पॉलिसी को फॉलो करेंगे। जबकि वही थर्ड स्टेट के लोग, जिसमें 600 मेंबर्स भेजे गए थे, उनका मानना ये था कि वन पर्सन वन वोट की पॉलिसी को अपनाई जाए, जिस पे बात नहीं बनी। और जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने वॉकआउट किया और टेनिस कोर्ट में जाकर के उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और फ्रांस के लिए एक नए संविधान के फॉर्मेशन, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के काम को प्रारंभ किया, उसे स्टार्ट किया। उन्हीं चीज़ों को यहाँ आगे हम समझने की कोशिश करेंगे। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791. Its main object was to limit the powers of the monarch. These powers, instead of being concentrated in the hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, the executive, and judiciary. जैसा कि आपने पढ़ा होगा, पहले भी हमने एक टॉपिक में इस चीज़ को क्लियर किया था कि जो मॉन्टेस्क्यू था, जिसने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज के माध्यम से ये बताने की कोशिश की थी कि सारे प्रॉब्लम का जड़ क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। तो होना क्या चाहिए, पावर को लिमिट करो मोनार्क के, और क्या करना चाहिए, पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, सेपरेट करना चाहिए। और इस तरह से अगर किया जाता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लोग बेहतर ढंग से रह पाएंगे। इन्हीं चीज़ों को लागू करने की कोशिश की गई और नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो मेन एम था, मेन ऑब्जेक्टिव्स थी, मोनार्क के पावर को लिमिट करना, उसको कम करना, ठीक है, उसे नियंत्रित करना, इस पे काम किया गया और पावर को डिवाइड कर दिया गया। किसके अकॉर्डिंग, यहाँ आप इस फिगर में देख सकते हो, फिगर नंबर 7, जिसे आप अपने फिगर नंबर 7 जिसे आप अपने नोट्स में भी बनाएंगे। यहाँ देखिए आप, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: जुडिशियरी, एक्सिक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। जो सिस्टम एडॉप्ट किया गया फ्रांस में, उसके अकॉर्डिंग पूरे फ्रांस के लोगों को दो वर्गों में बांटा गया: एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। आप नीचे के दो लाइनों में देख सकते हो, एक्टिव सिटीजन एंड पैसिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन कौन थे, जो टैक्स पेयर थे, जो 3 डेज, कम से कम 3 डेज के बराबर टैक्स पे कर सकते थे, वो एक्टिव सिटीजन थे, उन्हें वोटिंग राइट दिया गया था। पैसिव सिटीजन कौन थे, जिन्हें वोटिंग राइट नहीं था। और ये कौन लोग थे, इसमें वुमेंस, महिलाओं को पूरी तरह से पैसिव सिटीजन माना गया था, चाहे वो टैक्स पेयर हो या वो काफ़ी प्रॉपर्टी वाली हो, फिर भी उन्हें वोट देने का राइट नहीं दिया गया। चिल्ड्रेंस, इन्हें अलग रखा गया। जो 25 ईयर्स से बिलो लोग थे, उन्हें इस वोटिंग राइट से बाहर रखा गया। और जो भी टैक्स पेयर नहीं थे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया। तो इस तरह की सिस्टम अडॉप्ट की गई। ये जो एक्टिव सिटीजन्स थे, इनके द्वारा इलेक्टर्स यानी निर्वाचक मंडल का चुनाव होता था, जिसमें 50,000 मेंबर्स चुने जाते थे। ये 50,000 मेंबर्स क्या करते थे, 745 मेंबर्स नेशनल असेंबली के लिए इलेक्ट करते थे। यानी निर्वाचक मंडल के द्वारा नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन किया जाता था। नेशनल असेंबली दो को कंट्रोल करती थी, एक किंग को और दूसरा मिनिस्टर्स को। इस तरह से एक कंट्रोल होते थे। जुडिशरी के लिए भी वोटिंग एक्टिव सिटीजन के थ्रू होता था। और इस तरह से पूरा एक जो सिस्टम, नया सिस्टम, जो नया सिस्टम अडॉप्ट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के जो सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, वो इस तरह से चलाया जा रहा था। इन्हीं चीज़ों के बारे में आप यहाँ देख सकते हो, नीचे दिया गया है।
मैं यहाँ अंडरलाइन करके भी क्लियर कर देता हूँ, किसे वोटिंग राइट दिया गया था, जो 3 डेज़ के बराबर अपना वेजेस देते हों, ठीक है, ऐसे लोगों को वोटिंग राइट दिया गया था। 25 ईयर से बिलो जो भी था उसे वोटिंग राइट नहीं था। वुमेन्स को तो पहले ही पैसिव सिटीजन के रूप में रखा गया था, जिसको लेकर के आगे आने वाले समय में आप देखोगे कि उन्होंने अपने लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए रिवॉल्यूशन किया। इन्हीं चीज़ों को और आगे हम बढ़ाएं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन विद अ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। पुरुष और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा के साथ फ्रांसीसी कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारंभ होता है, जिसमें इसे आप अपने नोट्स में सोर्स सी को नोट करोगे, क्या, द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं मेन उसके, जिसे आप उसमें नोट डाउन करोगे। यहाँ एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। वो क्या था? राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच और ओपिनियन, इन सारे और इक्वलिटी बिफोर लॉ, इन सारे अधिकारों को प्राकृतिक और आहरणीय अधिकार के रूप में, यानी जिसे छीना नहीं जा सकता, कॉन्स्टिट्यूशन में ये सभी सिटीजन्स के लिए था, ठीक है, क्योंकि यही बेस था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। इसलिए इन अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न किया गया। नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सबको कानून के समक्ष समान माना जाएगा। जीवन जीने का अधिकार उनके पास होगी, उन्हें बोलने का अधिकार होगा, और ये सारे अधिकार क्या होंगे? आहरणीय होंगे, उनसे छीना नहीं जा सकता है। सोर्स बी में आप देखें, एक जर्नलिस्ट है जीन पॉल मरर, इसने एक कमेंट किया, क्योंकि आपने देखा जो टैक्स पेयर था उसे ही वोट देने का राइट था। आज के समय में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें चाहे वो टैक्स पेयर हो या नहीं हो, वोटिंग राइट सबके पास होता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग। यहाँ आप देखोगे इसने इसमें कमेंट किया कि जो वहाँ पे सिस्टम एडॉप्ट किया गया, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग फ्रांस की जो व्यवस्था थी वो धनी वर्ग के लोगों के हाथों में चला गया। इससे आने वाले समय में टकराहट होने की संभावना रहेगी, और जिस तरह से नेशनल असेंबली ने मोनार्की को उखाड़ फेंका, उसी तरह से वहाँ के आम लोग फिर से इस सिस्टम को उखाड़ फेंकेंगे, और ऐसा ही आने वाले समय में होता भी है। इसे भी आप अपने ये जो पॉलिटिकल सिंबल्स दिए गए हैं आपके बुक में, इसे भी आप अपने नोट्स में इस सिंबल को अगर ड्रॉ कर सकते हो तो ड्रॉ भी करोगे, और उसके साथ साथ इधर जो उसका मीनिंग दिया गया है उसे भी नोट डाउन करोगे। द ब्रोकन चैन, यानी टूटती जंजीर। ये क्या दिखा रहा है? ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि लोग आज़ादी चाहते हैं, इससे बाहर आना चाहते हैं। यानी बहुत सारे सिंबल्स को लोगों के समझ के लिए यूज़ किया गया। ये जो रॉड का बंडल्स है, इस दिखाया गया है, जिसमें एक बर्छी नुमा आगे लगा हुआ है, ये मजबूती को दिखा रहा है। वहीं यहाँ एक ट्रायंगल में आइज़ को दिखाया गया है, और इधर राजदंड को दिखाया गया है। फिर एक सनातनता की जो प्रतीक है, स्नैक, एक रिंग दिखाया गया है जिसकी पूंछ उसके मुंह में आकर के लगी हुई है, ठीक। इन सारे सिंबल्स को आप रेड कैप और इधर ब्लू वाइट रेड कलर, जिसका इस्तेमाल फ्रांस की जो नेशनल असेंबली थी उसने किया, या वहाँ के रिवॉल्यूशनरीज ने किया। द विंग्ड वुमेन, एक देवी के रूप में जिस तस्वीर को इस्तेमाल किया गया है, और लॉर्ड टेबल्स, ये सारी चीज़ें एक सिंबल के रूप में यूज़ की गई। एक सांकेतिक इसका महत्व था, जो रिवॉल्यूशनरीज को इनकरेज करता था, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। ऐसे सिंबल्स को यूज़ करने का पर्पज़ था उनका कि लोगों को उनके स्वतंत्रता और उनके अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रखा जाए, और उन्हें इस
रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी में आगे बढ़ने के लिए और ऐसे जो सिंबल्स के अकॉर्डिंग मैसेज दिए गए थे, इसके लिए उन्हें क्रांति के लिए और अपने लड़ाई को आगे बढ़ाए रखने के लिए एक संदेश देने के तौर पर इसका इस्तेमाल किया गया और काफ़ी हद तक ये सफल भी रहा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस abolishes monarchy and becomes a republic. Thanks.